तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश या फिर बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी की उम्मीद मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही साथ केरल में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती है। साथ ही अब रुख कर लेते हैं तमिलनाडु का। यहाँ पर अगले 2 दिनों तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। इसके साथ ही 5वीं बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। यहाँ पर अगले 2 दिन के अंदर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है वो बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम का क्या कुछ हाल रह सकता है। और इस नक्शे के जरिए हम आपको मौसम पूर्वानुमान की तमाम जानकारी देंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि जो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं, गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश के आसार है, उम्मीद है। साथ ही उत्तराखंड में भी यही स्थिति। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कई जगह ऐसी है जहाँ पर बरसात हो सकती है। तो मौसम पूर्व अनुमान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि जो इसके आसपास के जो इलाके आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी बरसात नहीं होगी। साथ ही जब आप आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और इसके आसपास के जो जगह है, क्षेत्र है, यहाँ पर फिलहाल बरसात नहीं होगी। यानी कि चाहे बिहार, झारखंड की बात करें या असम, मेघालय की बात करें, तो यहाँ पर बारिश अभी नहीं होगी। आप देख पा रहे हैं जो केरल है और उसके साथ साथ अंडमान निकोबार, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि जो इसके आसपास की जो जगह है, यहाँ पर अभी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से नहीं जताई गई है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि मौसम पूर्व अनुमान कि कैसी आने वाले दिनों में स्थिति रहेगी। और जब हम पश्चिम की तरफ रुख करेंगे या मध्य भारत की तरफ रुख करेंगे, तो हम देखेंगे कि फिलहाल इन जगह पर, इन क्षेत्रों में अभी बरसात नहीं होने वाली है। तो मौसम पूर्व अनुमान अभी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हुए मौसम की चाल जान लेते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ स्थिति रही है। तो आप देखिए, शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत अरुणाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करें तो यहाँ पर जो है काफी ठंड रही है और साथ साथ बर्फ भी पड़ी है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश समेत बारिश केरल में भी हुई है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में क्या कुछ स्थिति रही है आने वाले। और इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। और इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे कि न्यूनतम तापमान कहां पर किस तरह का रहा या अधिकतम तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, यानी कि ओवरऑल जान लेते हैं तापमान का हाल। न्यूनतम तापमान से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उत्तर भारत का रुख करते हैं। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फरबाद, लेह लद्दाख, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की क्या कुछ स्थिति रही है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो फिलहाल हम आपको मिनिमम टेम्परेचर बता रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की स्थिति रही। बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस,
सामान्य तापमान से कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और इसके साथ साथ तटीय ये भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल में क्या कुछ स्थिति रही। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। और साथ ही तमिलनाडु, रायलसीमा में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो फिलहाल आपको बता रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति कहां पर किस तरीके की दर्ज की गई। और अब जान लेते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये दिल्ली के लोधी रोड में दर्ज किया गया 9.2 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति हमने अभी आपको बताया। अधिकतम तापमान भी जान लेते हैं। उत्तर भारत का रुख करते हैं। मुजफ्फरबाद, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो लगातार इस वक्त हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर की जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। ये आप देख पा रहे हैं रायलसीमा के अनंतपुर में दर्ज किया गया 40.9 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको बताया कि कहां पर कितना अधिकतम तापमान सामान्य तापमान रहा और कितना मिनिमम टेम्परेचर किस तरीके की स्थिति में रहा। अब भारत के जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर तापमान की क्या कुछ स्थिति रही वो भी एक नजर में जान लेते हैं। तो अभी आपने जाना तापमान का हाल और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहेगा दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानकारी देंगे कि कहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना दर्ज किया गया। और उसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में ये 165 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है।
वहीं पुणे में AQI 159 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे के बाद आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं मुंबई में क्या हाल रहा। 178 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया और ये भी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। वहीं कोलकाता में 234 दर्ज किया गया जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि लखनऊ में क्या कुछ AQI रहा। यहाँ पर 163 AQI दर्ज किया गया जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वायु सूचकांक लगातार हम आपको बता रहे हैं, पटना में 166 दर्ज किया गया जो कि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। इसके साथ ही हैदराबाद में 114 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। हैदराबाद के बाद अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का। यहाँ पर ये 171 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। अब आगे बढ़ते हुए मौसम को लेकर पर्यटन पूर्वानुमान क्या कुछ कहता है वो भी आपको बता देते हैं। लद्दाख के लेह अगर आप जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि सोमवार मंगलवार को मिला जुला मौसम रहेगा। बुधवार को एक बार फिर से थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा, फॉग वाला दिन रहेगा। गुरुवार को फिर से मिला जुला मौसम रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो -5 से -10 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक लेह में कैसा रहेगा मौसम का हाल वो आपने जान लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू अगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें सोमवार को बारिश होगी, मंगलवार बुधवार को तेज बिजली की चमक के साथ बारिश होगी, वहीं गुरुवार को फिर बारिश होगी। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो ये 23 से 25 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 4 से 5 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट कर सकता है। वहीं आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल का क्या हाल रह सकता है। तो यहाँ पर चारों दिन देखेंगे आपके मिला जुला मौसम रह सकता है सोमवार से गुरुवार तक और साथ ही साथ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 17 से 21 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो 10 से 12 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। बीच में 2 दिन यानी कि मंगलवार बुधवार को ये 11 रह सकता है। तो नैनीताल का मौसम कैसा रहेगा पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन में वो आपने जान लिया। पंजाब के अमृतसर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर पहले दिन यानी कि सोमवार को बारिश होगी, मंगलवार को मौसम ठीक हो जाएगा, मिला जुला रहेगा, बुधवार को फिर से बारिश होगी। हालांकि गुरुवार को काफी गर्मी जो है वो हो सकती है क्योंकि सनी डे रहने वाला है। वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। 24 से 26 के बीच ये फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन 13 डिग्री सेल्सियस तो बाकी के 3 दिन ये 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो अमृतसर में आने वाले 4 दिन में मौसम को लेकर पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ पूर्वानुमान रहेगा वो हमने आपको बताया। और वहीं अगर आप बिहार के गया जा रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि शुरू के 2 दिन सनी डे रहेगा, बुधवार को थोड़ा मिला जुला मौसम रहेगा, गुरुवार को एक बार फिर से जो है धूप खिलेगी। और वहीं मैक्सिमम टेम्परेचर पर आप नजर डालेंगे तो शुरू के 3 दिन 30 डिग्री सेल्सियस, चौथे दिन 31 हो जाएगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो ये 12 से 16 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के अगर आप तवांग जा रहे हैं तो पहले दिन मिला जुला मौसम रहेगा। बाकी के जो 3 दिन हैं आप देख पा रहे होंगे मंगलवार से लेकर गुरुवार तक ये बारिश यहाँ पर होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 11 से 12 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आने वाले दिनों में सोमवार से लेकर गुरुवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल वो आपने जान लिया। आगे बढ़ते हुए नागालैंड के कोहिमा में क्या कुछ स्थिति रहेगी वो बता देते हैं। शुरू के 3 दिन जो है थोड़ा कोहरा रहेगा, ठंड रहेगी और गुरुवार को बारिश होगी यहाँ पर। और मैक्सिमम टेम्परेचर 23 से 24 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस फ्लक्चुएट करेगा। तो यानी कि कोहिमा में सोमवार से लेकर गुरुवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल वो आपने जान लिया। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। ओडिशा के पुरी की बात कर लेते हैं। शुरू के 3 दिन यहाँ पे अच्छी खासी धूप रहेगी, सनी डे रहेगा। गुरुवार को हालांकि जो मौसम है वो मिला जुला देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहेगा। शुरू के 2 दिन 35, बाकी के 2 दिन 34। वहीं मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 25, बाकी के 2 दिन 26 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। ओडिशा के पुरी की बात हमने अभी करी। आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद का। शुरू के 3 दिन यहाँ पर सनी डे रहने वाला, धूप रहेगी। गुरुवार को मिला जुला मौसम रहेगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 34 से 35 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। साथ ही साथ मिनिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। शुरू के 2 दिन 18, फिर उसके बाद 17 और उसके बाद 16 हो जाएगा। तो अहमदाबाद में कैसा रहेगा पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन सोमवार से लेकर गुरुवार तक मौसम का हाल वो आपने जान लिया। तेलंगाना के हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। चारों दिन यहाँ पर थोड़ा कोहरा रहेगा, ठंड रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 36 से 38 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर देखें तो ये
23 से 25 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक तेलंगाना के हैदराबाद में पर्यटन की दृष्टि से मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान है वो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं जो कि है खेती किसानी। तो यहाँ आपको बता दें कि जो इस समय चल रहा है, सीजन चल रहा है, उसके हिसाब से रोपाई और बुवाई का सीजन चल रहा है। और ऐसे में अरुणाचल प्रदेश, असम और साथ साथ मेघालय के किसानों के लिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्योंकि अच्छी फसलें पानी है तो एक्सपर्ट्स की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय सरसों की कटाई और आलू की खुदाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। अरुणाचल प्रदेश में केले के पौधों की जड़ों को प्राकृतिक माल्चिंग चीजों से ढकें। यहीं 4 से 5 दिनों के अंतराल पर तैयार मटर की तुड़ाई करते रहें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों के किसान मूंग और उड़द की बुआई के अलावा केले की रोपाई जारी रखें। यहीं इस समय अगेती, अर्धबौनी, आहू धान की किस्मों की बुआई करें। असम के पहाड़ी इलाकों में ही बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान गेहूं, मटर, चना, मसूर, अलसी, कुसुम और सूरजमुखी जैसी फसलों में नमी का विशेष ध्यान रखें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें, जबकि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान के खेतों में 5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस समय अगेती, आहू धान की बुआई के अलावा भिंडी, तोरी और लौकी की बुआई जारी रखें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जल्द से जल्द अगेती, आहू धान की नर्सरी लगा लें। यहीं बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों के किसानों को सलाह दी जाती है कि वो बाओ धान की उपयुक्त किस्मों जैसे मागुरी, पनिकेकुआ, अमोना, नेगेरी का चुनाव करके मार्च-अप्रैल में बुआई करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही जूट, ग्रीष्मकालीन मूंग, उड़द और भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। बराक घाटी इलाकों में बोरो धान के खेतों में 3 से 7 सेंटीमीटर जलस्तर बनाए रखें। उत्तरी असम के मैदानी इलाकों में आहू धान की रोपाई जारी रखें। यहीं जूट, मूंग, उड़द और भिंडी की बुआई जारी रखें। मेघालय के किसान इस समय मिर्च, बैगन, टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई और रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ सुबह के समय तैयार मटर की तुड़ाई के अलावा मूली, गाजर और शलजम की खुदाई करें। मेघालय में ही पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी की कटाई करें। यहीं तैयार अदरक और हल्दी की खुदाई करें। अब इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि किन इलाकों में किन किन फसलों की रुपाई होनी चाहिए, बुवाई होनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी फसल जो है वो बुवाई के लिए किस तरह से उनके लिए ध्यान देना चाहिए, या फिर जल का स्तर कहाँ पर कितना होना चाहिए। तमाम जानकारी आपने जानी, चाहे वो उड़द हो या फिर मूंग हो, मटर हो, किस तरह से, या फिर दूसरी फसलें हो, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है, कैसे रुपाई करनी है, कैसे बुवाई करनी है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, किन बातों को मानना है, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है, इस तमाम जानकारी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जानी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और ये है आज की फसल। तो आज की फसल है गाजर, जो कि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन्स है वो गाजर के अंदर पाए जाते हैं। और गाजर आंखों के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। डॉक्टर्स भी लगातार कहते हैं कि अगर आपको अपनी आंखों की रोशनी तेज़ करनी है, स्वस्थ रहना है, तो प्रतिदिन 1 से 2 गाजर ज़रूर खानी चाहिए, अपनी डाइट में उसे शामिल करना चाहिए। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अच्छी होती है। लेकिन गाजर की जो फसल है, जैसा कि कहा जाता है कि ना तो ज़्यादा वहाँ पर पानी भरा हुआ होना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम पानी होना चाहिए। तो मीडियम सॉइल होनी चाहिए, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए, वातावरण की जो स्थिति है वो उसके अनुकूल होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की क्या कुछ सलाह है गाजर की फसल को लेकर, किस तरह से अच्छी गाजर की फसल हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उससे कमाई कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अच्छी फसल के लिए, कैसे बुवाई करें, कैसे रुपाई करें, क्या कुछ सिंचाई के लिए करना चाहिए, कैसे उन्हें कीटों से बचाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है।
से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। गाजर की अच्छी फसल के लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो तमाम जानकारी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान ली। इसके अलावा भी इसी कार्यक्रम में और भी जानकारियां हमने आपके साथ साझा करी हैं। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चौपाल होने वाली है कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर से। पास ड्रोन दीदी भी हैं हमारे पास, जो कि मतलब प्राकृतिक खेती के भी लोग हैं। ट्रेनिंग लेते लेते बहुत कुछ सीखे। तो मेरी सभी समूह की महिलाएं जैविक खेती करती हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला चला रही हैं वो ज्यादा सफल है। इसलिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं KVK से। ये धन्यवाद नहीं है, ये बहुत बड़ा अवार्ड है अधिकारियों के लिए। प्रधानमंत्री से भी प्राकृतिक खेती के संबंध में मैं मिला। बनारस से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 13 मार्च बुधवार सुबह 9 बजे। देखो ये है ये साहब वो औरत। मिस्टर कुमार, ये लेडी की फैक्टर है इस पूरे मिशन के लिए। सर हमें पूरा एरिया कवर कर ले तो इससे भागना बहुत मुश्किल है। सर रूबीना का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मेरा नाम है तरुण कुमार साना, मैं ग्राम बोरगांव का निवासी हूँ और मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कोंडागांव जिले के मत्स्य विभाग से 3 एकड़ में तालाब खनन का कार्य किया हूँ सब्सिडी में, और उसमें मैं मत्स्य पालन का काम कर रहा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी योजनाएं जो स्थल मतलब नीचे जमीन तक आ रही हैं, जिसका लाभ किसानों को और नीचे वर्ग के तबके के लोगों को भी मिल रहा है, मैं उसके लिए बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ। और प्रतिवर्ष मेरे को इससे लगभग 7 से 8 लाख रुपए का आमदनी हो रहा है। और पहले मैं जब इसमें धान और मक्के की खेती करता था, 2 सीजन में मक्का और धान का खेती करने के बाद भी मेरा इससे 2 लाख का कमाई नहीं होता था। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना बेहतर योजना जो लागू किए हैं, इससे हमको लखपति बनने का मौका मिला। साथ ही साथ गांव के जो निचले स्तर के लोग, उन लोग भी इससे फायदा लेके लखपति बनने के और अग्रसित है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आपका जो सोच है वो साकार होने के लिए जा रहा है और 2047 में भारत एक विकसित भारत के रूप में उभर के आएगा। ये हमारे दृढ़ संकल्प है। मोदी जी को सिर्फ धन्यवाद ही नहीं, मैं मोदी जी को प्रणाम करता हूँ कि ऐसा भारतवर्ष में पहली प्रधानमंत्री बना जो किसान का अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँच रहा है। और हमें लाभ लेना चाहिए, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। आ तो रहे हम, लेकिन इस बार पुलिस के साथ आ रहे हैं।
हमने तुम्हें भारतीय खाना बनाने के लिए कहा था ना, तुमने जानबूझकर ये सब बनाया अपने मन से। मेरे कहने पर बनाया है। अब मेरी बहू है तो मेरी बात मानेगी ना। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आहा, पीकू आ गई। अरे देखो, मैं और रंग ले आई हूँ और मेरे पास तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हम इस पेपर से क्या बनाएंगे। पर पीकू, एल्मो के पास तो पहले से एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, एल्मो और पीकू बनाएंगे एक बड़ी सी नीली सी पतंग। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। अगर हमें अपने आप को, अपने समाज को और अपने आने वाली नस्ल को स्वस्थ बनाए रखना है तो उसके लिए हमें अत्यंत जरूरी और सबसे अगर एकमात्र विकल्प बचता है तो वो आपकी प्राकृतिक खेती है। एक्सपेरिमेंट किया है, देखा है, जो उसका उत्पाद है, जो उसकी सब्जी है, उसकी गुणवत्ता में और जो मार्केट से जो सब्जी यहाँ जो आ रही है उसकी गुणवत्ता में काफ़ी फर्क है। शुरुआत में जो उपज हुई थी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया था कि जो हम अब तक यूरिया डीएपी से करते आ रहे थे, बाकी अब धीरे धीरे उपज बढ़ रही है और अच्छे रेट भी मिल रहे हैं किसानों को। तो लेवेंडर को तो बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, उसको कैसे आप मेंटेन करते हैं? सर, क्लाइमेट की बात कहें तो हमें अपनी भूमि को सुधारना होगा। अगर भूमि में ताकत है, फर्टिलिटी है, तो वो हर पेड़ को यहाँ ग्रो कर सकती है। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, प्राकृतिक खेती 11 मार्च सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये क्या कर रहे हैं आप? कौन से कागज ढूंढ रहे हैं? आमली, कल रात को मैं सो नहीं पा रहा था, मैं बहुत परेशान था। हाँ, आप नींद में बड़बड़ा रहे थे, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ। मैंने आपको जगाया भी था, लेकिन कौन सा मार्ग ढूंढ रहे थे आप? और कौन से जंगल में खो गए थे? आंवली, जो रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था वो आज सुबह पांडुरंग ने मुझे दिखा दिया। ये सारे कर्जों का बही खाता है। हमने जिन जिन को कर्जा दिया था इसमें उनके नाम है। इन कागजों का क्या करेंगे? नदी में बहा दूंगा। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देरे ना तो दानी दया करो दर्देम ना ता ना री रा रा